हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ISPCA जोन। आई होप आर यू डूइंग वेल। दोस्तों, आज जो है हम लोग एडुटेरिया का दूसरे टेस्ट को बनाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने पहला टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, और दूसरा टेस्ट में हम लोगों ने 1 से 50 तक के प्रश्न को कंप्लीट किया, और इसमें जो है हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ओके, इससे पहले यदि आपने इसका पहला सेट नहीं देखा है और इसका पहला पार्ट भी नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पे दूसरे टेस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, और आपको मालूम होगा कि यह जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये NCERT के बुक पे आधारित है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है NCERT, इसमें से जो है NCERT से 80 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है। ठीक है, और ये जो है क्लास 8 का जो है ऑल चैप्टर है, और क्लास 9 का भी जो है सेक्शन 1 से इसमें प्रश्न है। ओके, तो यानी ये पूरे तरीके से जो है दोस्तों ये NCERT फॉर्मेट में बनाया गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जैसा कि आप 69वीं BPSC को एग्जामिनेशन दिए होंगे, चाहे आप टीचर्स का एग्जामिनेशन दिए होंगे, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि अब जो भी प्रश्न आ रहा है वो डायरेक्ट NCERT बुक से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अब मेरे द्वारा जितना भी वीडियो दिया जाएगा उस सारे वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, या तो यदि संभव है तो आप बुक खरीद लीजिए, बुक से बना लीजिए, या मेरे वीडियो देख लीजिए। ओके, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, मिलान करना है हमको। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ से थे? ये कोलकाता से थे। ओके, ज्योतिबा राव फुले की बात करें दोस्तों, तो ज्योतिबा राव फुले महाराष्ट्र से थे। आर्य समाज की यदि हम बात करें तो आर्य समाज दोस्तों पंजाब। ठीक है, और भोपाल की बेगम जो है वो अलीगढ़। ठीक है, तो ये मिलान यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की थी। बिल्कुल पहला कथन सही है ये। ठीक है, दूसरा है, पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थिति लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी है। देखिए ये कथन जो है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, केवल एक सही है। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। देखिए, पुणे में घर घर पर ही रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने पुरुष पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों को आलोचना की गई थी। ठीक है, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां की महिलाओं को ऐसी चीज सिखाई जाती थी जिनके सहारे वह अपनी रोजी रोटी चला सके। तो इस प्रकार यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 में। ठीक है, समाज सुधार के क्रम में बाल विवाह ऐसे स्थापित परंपराओं को चुनौती मिलने लगी। केंद्र विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, अतः 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। जन जागरूकता लाने के कारण पुराने अन्य कानून की विपरीत इसमें वैश्विक कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुए। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? तो परमहंस मंडली का गठन जो है दोस्तों 1840 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को यहाँ पे चूज करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों, तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो है घासीदास ने पश्चिम भारत में की थी। देखिए ये पहला ही कथन जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि घासीदास जो है इसकी शुरुआत पश्चिम भारत में नहीं बल्कि
मध्य भारत में किया था। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन सही है, गलत है। दूसरा है पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला हमारा गलत है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्री नारायण गुरु का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष की थी? गुलामगिरी की रचना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1873 में। ठीक है, निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फुले सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना कर जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। ठीक है, 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। इसमें उन सभी अमेरिकी लोगों को समर्पित किया गया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने में संघर्ष किया था, क्योंकि 10 वर्ष पहले ही अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था और वहां दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1867 में। ठीक है, 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आर्म्स एक्ट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1878 में। क्या हो जाएगा? 1878 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इलवर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को यहाँ पे चूज करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है, इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। देखिए, दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए सुनिए यहाँ पे, 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ, क्योंकि इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते थे, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैया का पता चलता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, ये अखबार से संबंधित नहीं था। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। बिल्कुल पहला कथन सही है दोस्तों। दूसरा है, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये भी कथन सही है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? स्वराज की मांग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्मपंथियों ने। सबसे पहले किसने किया था? गर्मपंथियों ने जो है स्वराज की मांग की थी। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस की राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पत्तियों के अनुरूप काम करने लगे थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो उन्होंने दिया था प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है इसको हम विभाजित कर रहे हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, 1917 में
घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, समाजवाद का विचार। क्या था? समाजवाद का विचार। नेक्स्ट है 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के में जन भागीदारी बढ़ाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप जो है जनता त्रस्त था। इस स्वरूप जो है महंगाई के स्वरूप जो है जनता त्रस्त था, ये सही है। 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित था, ये भी सही है। गांधी जी के सत्याग्रह और हिंसा के विचार से भी संबंधित था। ठीक है, तो यानी कि तीनों कथन यहाँ सही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो पहला है यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा है रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। दूसरा भी कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है क्या खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया? ठीक है, असहयोग आंदोलन, बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा है असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, बिल्कुल ये भी सही है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटा दी गई और विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई, बिल्कुल ये भी कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना था। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, पूर्ण स्वराज, ये गलत है। 1929 में जो है दोस्तों ये किसके अध्यक्षता में? ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। ठीक है, इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था। ये भी दूसरा भी कथन जो है दोस्तों ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, यह 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था, ना कि 26 नवंबर को। तो दोनों कथन गलत है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भगत सिंह ने वर्ष 1924 में को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। पहला ही कथन यहाँ पे जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की थी। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर का यहाँ पे पहला कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1924 दिया है, ये 1929 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है 1928 में हुआ था, 1928 में हुआ था या 1924 दिया। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की, ये सही है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, ये भी सही है। तो यानी दूसरा तीसरा कथन हमारा सही है, लेकिन पहला क्या है? गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। 1935 के अधिनियम में, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये भी कथन सही है। यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय जनता से
भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो यह प्रस्ताव दोस्तों पारित किया गया था 1940 में। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, बिल्कुल, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन की सफलता के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन जो है कोलकाता में दंगे भड़क उठे, जो कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह हिंसा फैल गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मंतेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला है, किसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की? बिल्कुल, पहला कथन सही है। दूसरा है, इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है, ये भी कथन सही है दोस्तों। देखिए, विश्व इतिहास के खंड में विचारों का महत्व वैश्विक राजनीति में देखने को मिलता है। मॉन्टेस्क्यू के स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, जिसके अंदर सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही गई। जब संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश से खुद को आजाद किया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करें कि 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। बिल्कुल, पहला कथन जो है दोस्तों वो सही है। दूसरा है, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, ये भी सही है। दूसरा है, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार था। तीसरा देखिए यहाँ पे गलत है। ठीक है ना, देखिए 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ओके, ना कि सभी को। तो तीसरा तो गलत है, पहला दूसरा हमारा सही है, तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है। बिल्कुल, पहला कथन सही है। दूसरा की बात करें तो यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। बिल्कुल, दूसरा भी कथन सही है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जैसे बड़े क्रांतियों में कवियों और साहित्यकारों की बड़ी भूमिका रही है। फ्रांस का राष्ट्रगान पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। रॉजेट दी लाइन और द्वारा इसकी रचना की गई थी। रॉजेट दी लाइल, ठीक है, लाइल के द्वारा इसकी रचना की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। बिल्कुल, ये तो सही होगा। दूसरा है, कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है। दूसरा भी सही है। तीसरा है, मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यानी तीसरा भी कथन सही है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि यह घटना वर्ष 1917 में घटी, जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचा था। पहला कथन यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, रूस में मजदूरों के काम के घंटे को घटाकर 8 घंटे किए जाने, ठीक है,
वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गई। इसी दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जो है विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो पुलिस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। ठीक है, तो पहला कथन गलत है दोस्तों। दूसरा है मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्यस्थल में सुधार लाने की मांग कर रहे थे, ये सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी। ओके, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे ये हो जाएगा डॉब्स योजना। कौन सा योजना था दोस्तों? डॉब्स योजना था। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मूल प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सी कथन यहाँ पे जो है सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना था। देखिए पहला ही कथन हमारा जो है दोस्तों इसमें सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। देखिए पहला ही कथन इसमें भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी 83 है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथन सही हैं। ऊपर दिए गए कौन से कथन जो है दोस्तों ये सही है, ये आपको चूज करना है। ठीक है, तो पहला है, यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और इसे निष्क्रिय करना शामिल है। पहला कथन यहाँ पे जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, पहला जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला जो है ये सही हो जाएगा। ऊपर दिए कितने कथन सही है यही तो पूछ रहा है ना, तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा है, इसका उद्देश्य जो है पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है। तीसरा भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने कथन सही है? तो 2 कथन सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो चलिए पहला दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज 2 हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, 106 धारा 106 क्लॉज 2 को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। दूसरा गलत है लेकिन पहला सही है, तो इसलिए राइट उत्तर क्या, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दूसरा जो है, अधिनियम की धारा 106 क्लॉज 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान करती है। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो लगाए जाने वाले जुर्माने की सटीक राशि निर्दिष्ट करता हो। कथन 2 क्या है? गलत है। धारा 106 क्लॉज 2 एक गैर जमानती धारा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी 85 है, निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चावल का। किसका हो जाएगा? ऑप्शन सी, चावल का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों कि यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला कथन गलत है। दूसरा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। दूसरा कथन सही है लेकिन पहला गलत है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग इसमें। पहला दिया गया है कि
भारत के शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों से प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके। दूसरा है, भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, ये भी नहीं है। यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी इस स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है, ये भी गलत है। ठीक है, तीनों के तीनों का कथन गलत है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे। ठीक है, आईसीजे, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विमान में उड़ान ड्यूटी समय सीमा यानी एफडीटीएल का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य है चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को, ठीक है, कुल समय को सीमित करने के लिए जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? ठीक है, तो ये शपथ लेंगे दोस्तों शेख हसीना, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, शेख हसीना। नेक्स्ट है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावित तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल दोस्तों, पहला कथन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा है, अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है, अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां देने से रोकता है जिसकी नागरिक की गोपनीयता जो सुरक्षित रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है, स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। बिल्कुल, ये तो कथन सही है। दूसरा है, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्र में से एक है। ऐसा नहीं है। ठीक है। तीसरा है, स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOHU द्वारा कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI के साथ आयोजन किया जाता है। यानी पहला और तीसरा कथन दोस्तों सही है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया यानी GFAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, तो पहला है, गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। बिल्कुल, ये पहला कथन सही है। दूसरा है, यह डेनमार्क और भारत के बीच एक संगठन है, ठीक है, गठबंधन है, ये भी सही है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFIE में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र है, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपरोक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें से कौन सा फसल है इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है? आदर्श विकास समताप 18 से 30 डिग्री की सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ यानी pH वाली अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है और यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी प्रति संवेदनशील होता है। तो ये चारों कथन जो है दोस्तों ये दाल के संदर्भ में सही है।
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि आई स्टेम यानी भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विकास यानी अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। बिल्कुल ये पहला कथन सही है। ISTM जो है भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र द्वारा शुरू की गई समेशन परियोजना एक कल्याण पहल है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है लेकिन दूसरा हमारा गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, 98 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये किया जा रहा है ONGC के द्वारा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है दोस्तों। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये किए थे नासिक। कहाँ? नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों विशाखापत्तनम में। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 100 प्रश्न को अब इस सेट में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कितना प्रश्न सही हुआ है। ओके, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको इसका फायदा हो सके। ओके, और PDF टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।